गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 17 जनवरी 2026 को एलटी ग्रेड की परीक्षा का आयोजन लोक सभा आयोग उत्तर प्रदेश कर रहा है, जिसमें 4 विषय होंगे सोशल साइंस में। उसमें से एक विषय इतिहास पर मॉडल पेपर पर हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग जो है 7वें और अंतिम मॉडल पेपर पर परिचर्चा करेंगे। इसके बाद आपकी जो है 17 जनवरी को परीक्षा हो जाएगी। उस परीक्षा से पहले एक वीडियो आप लोगों के समक्ष और आएगा मेरी ओर से, जिसमें ये बताया जाएगा कि परीक्षा में जाने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतना है, ताकि जो आपकी प्रारंभिक और क्रूशियल परीक्षा है उस परीक्षा में आपको सफलता अर्जित हो। क्योंकि यह जो है प्रीलिम्स एक पड़ाव है। जब इस पड़ाव को आप पार करेंगे तब आप मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए एक वीडियो आपके समक्ष आएगा। तो चलिए हम लोग आज जो है अपना मॉडल पेपर करते हैं, जो सोशल साइंस के अंदर इतिहास पर होगा। इतिहास के 60 क्वेश्चन होंगे, जैसे हम लोग करते आए हुए हैं। 1 से 6 तक हम लोग कर लिए, आज 7वां करेंगे। तो अब हम लोग अपना परिचर्चा अपना मॉडल पेपर शुरू करें उससे पहले आप सब लोग गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और जितना अधिक शेयर करेंगे उतना अधिक चैनल का विस्तार होगा। उस चैनल द्वारा जो कंटेंट प्रदान किया जा रहा है उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग जो है आज अपना जो है 7वां और अंतिम मॉडल पेपर शुरू करते हैं। मॉडल पेपर हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना पोर्ट नोवा में हैदर अली को, पोर्ट नोवा में क्या किया उसने, हैदर अली को पराजित किया। कह रहे हैं किसके नेतृत्व में। और विकल्प है आयरकूट, कॉर्नवालिस, मैल्कम, एल्फिंस्टन। बताइए। अब पहले यह समझना होगा कि पोर्ट नोवा का युद्ध किससे संबंधित है ना। तो अंग्रेजों और मैसूर के बीच चाहे हैदर अली हो चाहे टीपू, 4 युद्ध हुए हैं। उसमें से जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में 1781 में हुआ था पोर्टो नोवा का युद्ध। और इस युद्ध में हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली को पराजित किया था। किसने? सर आयरकूट ने। समझ रहे हैं किसने किया था? सर आयरकूट ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इस युद्ध के बाद जो है 1782 में जो है उनकी मृत्यु होती है। फिर उसके बाद जो है परिदृश्य में कौन आते हैं? टीपू सुल्तान आते हैं। और फिर जाकर 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि होती है। उस संधि के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। समझ गए? चलिए, ये सरल क्वेश्चन था, जल्दी से करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। कालक्रम में बढ़ते हुए श्रीरंगपट्टनम की संधि ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में के दौरान हुई थी 1792 में। लाहौर की संधि हुई थी लाहौर में, सिखों और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1848 में। लाहौर की संधि हुई थी। बसई की संधि, इसको आप बसीन की संधि कहते हैं। इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है फर्स्ट टाइम अंग्रेजों सहायक संधि किया था, 1802 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद और कड़ा की संधि ना, इलाहाबाद और कड़ा की संधि जो 1784 में बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट सालम द्वितीय और बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम पराजित होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त को। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 में। फिर 16 अगस्त 1765 में दूसरी संधि होती है, तो 1765 है। अब क्रम कर लीजिए, सबसे पहले 1765 है, मतलब 4 इसमें सबसे पहले होगा।
तो 2 विकल्प हैं जिसमें 4 पहले हैं। उसके बाद फिर 1792 में 1, 4 के बाद 1 और कोई नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 2 होगा। मिल गया, ऑप्शन सी आपको मिल गया। ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलें आगे। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। पहले मॉडल पेपर में प्रश्न पूछा गया था, भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन आए? वास्को डी गामा से शुरुआत होती है ना, 1498 में। पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आते हैं। अगर कभी यह पूछा जाए कंपनियों का स्थापना कब हुई, तो यहां पहले अंग्रेज कंपनी का स्थापना होती है, बाद में डच कंपनी का स्थापना होती है। और जब आने की बात पूछे तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। ये विकल्प 1 में दिया गया है, इसलिए विकल्प 1 सही है। जिन लोगों ने लगाया है उनका, जिन लोगों ने इस उत्तर को लगाया है उनका पूरी तरह से सही है ऑप्शन ए। समझ में आया? चलिए, तेजी से करना है ना, समय कम है। और वहां भी आपके पास समय कम रहेगा। कम इसलिए रहेगा क्यों? टोटल क्वेश्चन कितने हैं बताइए? 30 क्वेश्चन आपको पूछेगा जीएस का, 60 क्वेश्चन टीजीटी के फर्स्ट ऑप्शन का, 60 क्वेश्चन टीजीटी के सेकंड ऑप्शन का। टोटल कितने हो गए? 150 क्वेश्चन हुए। समय कितना है? 2 घंटे का। 2 घंटा मतलब 60 60 इंटू 2 120 मिनट और 150 प्रश्न। और प्रश्न को पूरी सावधानी से करना है। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग है। और माइनस मार्किंग कितना है? 1/3, 1/3.33 है। अगर आपने 2 प्रश्न में मान लीजिए एक प्रश्न को सही कर दिया और दूसरा जो प्रश्न को गलत कर दिया, इसमें से 0.33 घट जाएगा। वो मान लीजिए 2 नंबर का है, 2 नंबर को 0.33 करेंगे। इस तरह से आपको करना है, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना है, ताकि आप एलटी ग्रेड की जो टीजीटी की परीक्षा है उसमें सफल होंगे। और जब इसमें सफल होंगे तब आपको मेंस देने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। अगर इसमें आप फेल हो गए, जो होना नहीं चाहिए, तो सब अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए आपको करना क्या है, इस पर जो है पूरी गंभीरता से आगे बढ़ना है। कथन कारण है, वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए है, दूसरा कारण है आर। एक कथन है, एक कारण है। पहला विकल्प में कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ए सही है, आर गलत है। चौथा कह रहा है ए गलत है, आर सही है। ये आपको बताना है। इस तरह से प्रश्न आपको 2-3 मिल जाएंगे एक सब्जेक्ट में कम से कम। रेलवे निर्माण की गारंटी प्रणाली के तहत कंपनियों को उनके पूंजी निवेश पर न्यूनतम 6% लाभांश की गारंटी दी गई। बताइए सही है? जब भारत में रेलवे लाइन के विकास की बात आई तब यह हुआ कि ब्रिटिश पूंजीपति अपना पैसा क्यों लगाएं? तब सरकार ने कहा कि हम आपको एक न्यूनतम लाभांश की गारंटी देंगे। और उस गारंटी से प्रेरित होकर के ब्रिटिश उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने क्या किया कि भारत में रेल लाइन के विकास में योगदान दिया। तो कह रहा 6% लाभांश नहीं था, 5% लाभांश की बात की गई थी कि आपको 5% गारंटेड, समझ रहे हैं? 5% कैसा लाभांश? गारंटेड लाभांश, पूरी गारंटी के साथ दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज गलत हो गई। दूसरी क्या है, इस गारंटी ने भारत से धन बहिर्गमन में भारी योगदान दिया, एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसने दिया। तो इसका मतलब ए गलत है और आर सही है। तो डी वाला में देखिए, ए गलत है और आर सही है। क्लियर हुआ?
क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्क्रमण सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित है? ड्रेन थ्योरी दिया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और पूछ रहा है क्या इसमें निहित था ना? शासक जाति के व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों का दुरुपयोग। बी है रियासती राजाओं से अनुचित तरीके से प्राप्त धन और उसे इंग्लैंड भेजना। भारत से एक तरफा निर्यात। ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में भर देना। बताइए इसमें से ड्रेन क्या था? ड्रेन थ्योरी क्या थी? धन का निष्क्रमण इसमें से क्या था ना? एक तरफा भारत से धन विदेश में जा रहा है लेकिन उससे भारत को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, केवल जा ही रहा है, इंग्लैंड जा ही रहा है, जबकि यहाँ निवेश नहीं बढ़ रहा है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है, भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए कहते हैं एक तरफा था। ऑप्शन सी इसमें होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हैं इतिहासकार हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनकी जो है पुस्तकों के नाम दिए हैं, इनको मिलाना है। बीडी सावरकर कौन है? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखा था। इन्होंने ही पहली बार जो है 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कहा था। उसके बाद एस एन सेन ने लिखा है 1857, किताब का ही नाम है, इसे सरकारी इतिहास माना जाता है। 1857 का विद्रोह का सरकारी इतिहास है, वो क्या है? 1857। उसके बाद एरिक स्टोक की है किताब जो पीजेंट पर लिखते हैं, द पेजेंट एंड द राज। एसबी चौधरी की है सिविल रिविजन एंड इन द इंडियन म्यूटिनीज। तो अब मिला दीजिए, बीडी सावरकर 1 हो गया, एस एन सेन 4 हो गए, एरिक स्टोक 2 और 3, 1 4 2 3। कौन सा विकल्प है इसमें? 1 4 2 3। ऑप्शन बी देखिए, 1 4 2 3। समझ में आया? तेजी से करना है, इसको समय नहीं लेना है। प्रश्न संख्या 7 पर आइए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 प्रस्तावित की गई। अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया। अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठकों में तभी भाग लेने की अनुमति दी गई जब एक विधेयक को पारित किया जाना होता था। लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराज को परिषद में मनोनीत किया। बताइए कौन कौन सही है? 1861 के एक्ट द्वारा 12 किया गया और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष निश्चित किया गया। समझ गए? ये सही है। अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष, सभी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष था, ये गलत है। अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठक में तभी भाग लेना पड़ता था जब कोई विधेयक अनुमति के लिए आता था। और कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे, इन्होंने क्या किया कि इनको बनारस के राजा पटियाला के महाराज को सम्मिलित करवाया था। तो 1 3 4 ऑप्शन डी देखिए, 1 3 4 है, यही ऑप्शन इसका सही है। कोई दिक्कत? चलिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? अब इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा कंफ्यूज करना हो तो परीक्षक आपको विकल्प दे देगा 1784 ना। जो 1784 में विलियम जेम्स द्वारा 1784 में जो विलियम जेम्स द्वारा स्थापित किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। ये पूछ क्या रहा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा ना। तो इसको जो है सर मैकेंटास द्वारा जो है क्या हुआ? सर मैकेंटास द्वारा 1804 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई।
सर मैकिन्टॉश क्या थे? एक वकील थे, एक न्यायविद थे और बॉम्बे में जज थे। वकील थे, न्यायविद थे और बॉम्बे में क्या थे? जज थे। तो 1804 के विकल्प है इसमें, विकल्प मिल गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 8 हो गया। और 9 पर आइए। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत धर्म के विरुद्ध है। सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती हैं। सभी अच्छाइयां समानता पर आस्था से निहित एकत्व एवं एकरूपता की समझ से आती है। वेदांत में भी एकत्व एकरूपता की बात की जाती है। तो विवेकानंद स्वर ये बात सही है। जाति व्यवस्था वेदांत धर्म के विरुद्ध है। वेदांत धर्म जाति व्यवस्था को नहीं मानता है। ठीक। अगला है सभी बुराइयां मतभेदों विश्वास करती, ये भी सही है और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए सही है। ए तथा आर दोनों सही है। ए आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे। उन कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। विचार करके फिर सही उत्तर बताना है। 1 2 3 4 सब पहला सही है, केवल एक सही, केवल दो सही, एक दो सही है, ना तो एक सही ना तो दो सही है। ठीक। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में संपन्न 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। बताइए सही है कि गलत? सही है। 1916 में इस समझौते के लिए एनी बेसेंट और तिलक ने बहुत प्रयास किया था। इनके प्रयासों से मुस्लिम लीग ने अपना लखनऊ अधिवेशन किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लखनऊ अधिवेशन किया। उस अधिवेशन के बाद इन लोगों में समझौता हुआ। ठीक है। और पृथक निर्वाचन मंडल जो पार्लियामेंट सुधार द्वारा या 1909 के अधिनियम द्वारा दिया गया था उसको स्वीकार कर लिया। और जब इस बात को स्वीकार किया तब इतिहासकार डॉक्टर आसिम मजूमदार ने इस बात को कहा भारत विभाजन के बीच लखनऊ समझौते में ही निहित थे। तो दोनों बातें सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। जिन लोगों ने ऑप्शन सी लगाया है उनकी तैयारी बेहतरीन है। आइए प्रश्न संख्या 11 है। निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह, लियाकत देसाई फॉर्मूला, क्रिप्स मिशन, कांग्रेस की त्रिपुरी संकट। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। लियाकत देसाई फार्मूला, लियाकत अली और भूलाभाई देसाई के मध्य एक, दोनों ने मिलकर 1945 में एक फार्मूला बनाया था कि अंतरिम सरकार कैसे बनाई जाए। अंतरिम सरकार के संगठन के बारे में, कि गठन के बारे में ये बना था। ठीक। क्रिप्स मिशन सबको पता है 1942 में आया था ना। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी संकट क्या था? 1939 में ना त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के समर्थित पट्टाभ सीतारामैया के मध्य क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे गांधी जी के समर्थन के बावजूद। बाद में कार्यकारिणी के गठन के मुद्दे में गांधी जी और सुभाष के बीच बात बन नहीं पाई और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। इसी को त्रिपुरी संकट कहते हैं। अब देख लीजिए कब कब घटनाएं हैं। 39, 40 मतलब 4 1, उसके बाद 42 से 3, फिर 2, 4 1 3 2 है। ए ऑप्शन सी देखिए, 4 1 3 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना नमक कारखाने पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। धरसना नमक, जब गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन किया था, डांडी मार्च किया था, तो नमक कानून का उल्लंघन शुरू हुआ क्योंकि गांधी जी ने प्रतीकात्मक रूप से मुट्ठी भर नमक लेकर इस कानून को तोड़ा था। तो इसका जो धरसना नमक कारखाना था, यहां पर भी जो है
उस नमक कानून को तोड़ने के लिए एक आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन में का नेतृत्व कर रही थी सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल। ये लोग क्या कर रहे थे? गांधी जी के पुत्र मणिलाल कर रहे थे। तो अब अंग्रेजों ने जो है इन पर लाठीचार्ज किया और इसमें स्वयं सेवक सामने आता था। तो अंग्रेज लाठी के जो है लाठी की जो मुट्ठी होती है उससे मारते थे, लोग गिर जाते थे तो उनको स्वयं से हटा लेते थे, फिर दूसरा आता था। अनुशासित भीड़ जो है सामने आती थी और अंग्रेज उन पर जो क्रूरतापूर्वक प्रहार करते थे। इसके बाद भी किसी भारतीय ने हिंसक झड़प नहीं की, हिंसा का सहारा नहीं लिया। इस दृश्य को देख करके अमेरिकी पत्रकार थे बेब मिलर ने कहा, ऑप्शन बी सही है, बेब मिलर ने कहा, क्या कहा? धर्सना जैसा दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। धर्सना जैसा दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इसने फोरकास्ट किया था इस बात को। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह लोगों में राष्ट्रीय भावना भरने का कार्य किया? ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के विरुद्ध की गई जातियों को अपने पत्र केसरी ना, और एक था मराठा। मराठी में केसरी निकालते थे, अंग्रेजी में मराठा, प्रकाशित करके भगवान गणेश के समान उत्सवों को आयोजित तथा शिवाजी के संप्रदाय की पुनर्स्थापना करके गणपत उत्सव, शिवाजी उत्सव मनाया, यह भी सही है। खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके। चौथा क्या देखिए, उपरोक्त सभी, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आरसी मजूमदार, के दत्ता, एम.आर. मेहरोत्रा, बीपी मेनन। कौन है? इसको जल्दी से करिए ताकि आगे बढ़िए ना। ऑप्शन डी है बीपी मेनन। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ है 1947 में 15 अगस्त, उस समय का पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन डी इसका सही है। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? बताइए। जैसे डोंगे और पीसी जोशी, सुभाष बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, एम.ए. जिन्ना, किसके? 1934 में गठित हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस के अंदर ही समाजवादी कार्य करती थी। उसके ऑप्शन 3 है, सी है, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पाइए, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पुरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? बताइए। ब्लेड ब्यूरिन परंपरा, ब्लेड फ्लेक स्केपर परंपरा, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा, माइक्रोलिथिक परंपरा ना। इसी के बाद से भारत में जो है पूरा पाषाण के बारे में चर्चा होती का अध्ययन प्रारंभ होता है। और उन्होंने, ऑप्शन सी है, हैंडेक्स क्लीवर, उन्होंने पल्लवरम से, माना जाता है पल्लवरम से हैंडेक्स प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? हस्त कुल्हाड़ी, हस्त विदारणी। समझ रहे हैं? चले प्रश्न है 18, नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहां से मिले? गर्त निवास माने गड्ढे में निवास के अवशेष कहां से मिले हैं? तो 4 स्थल दिए हैं, बुर्जहोम, गुफकराल, कुचई और महगड़ा। बुर्जहोम बुर्ज वृक्ष का जो स्थान है, गुफकराल कुम्हार की गुफा जिसको कहते हैं ना, नवपाषाणिक स्थल हैं। इन्हीं दोनों स्थानों से क्या मिले हैं?
गर्तावास के साक्ष्य मिले, इसलिए ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 है, एक सूची दी गई है, फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थान दिए हैं हड़प्पा कालीन और यहां दिया है क्या क्या मिला है। देखिए कुड़ाल से क्या मिला है, कुड़ाल से मिला है चांदी का मुकुट। मोहनजोदड़ो से क्या मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है ना, कांसे की नर्तकी मिली है जिसे लूज वैक्स विधि से बनाया गया था। कालीबंगन से यज्ञवेदी के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है ना, तो क्या हो जाएगा 4, मोहनजोदड़ो 3, कालीबंगा 1, लोथल 2, 4 3 1 2। इसमें देखिए कोई है, जल्दी देखिए, हाँ ऑप्शन सी 4 3 1 2, यही ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में है। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा संस्कृति के देसलपुर, धौलावीरा ये सब दिया गया है, इसमें से कौन से कच्छ प्रदेश में है, ये आपको बताना है। इसमें देखिए देसलपुर, धौलावीरा और सुरकोटड़ा कोटड़ा ये हैं कहां के, कच्छ प्रदेश के हैं। लोथल कहां है, अहमदाबाद में है। और रोजदी कहां है, सौराष्ट्र प्रांत में है। ये कच्छ क्षेत्र के नहीं है, तो 2 हैं, 1 और 2। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, जिसमें देसलपुर और धौलावीरा दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब सही है कह रहा है। सभा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति विशिष्ट वर्ग का, तो उल्टा कर दिया, गड़बड़ है। सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, ये सही है, ऑप्शन बी सही है इसका। और पढ़ लीजिए, सभा और समिति में सदस्यों की संख्या समान होती थी, ये बात गलत है। समिति में सदस्यों की संख्या सभा की संख्या से ज्यादा होती थी, ये भी गलत है। समझ रहे हैं, सही क्या है, बी वाला ऑप्शन। जिन लोगों ने लगाया है उन्होंने बेहतर तैयारी की है, उससे जो है उन्होंने जो है सही उत्तर लगा दिया है। उपनिषद काल में वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान संभाषण कर सकती थी। अपाला, घोषा, गार्गी, विश्वरा, कौन थी बताइए। बृहदारण्यक उपनिषद याद करिए, बृहदारण्यक उपनिषद, और इसमें है गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, याज्ञवल्क्य संवाद, जिसमें जो है ब्रह्म ज्ञान पर तर्क वितर्क होता है गार्गी और याज्ञवल्क्य में, इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही है, गार्गी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 23 से पंच महाव्रत एवं त्रिरत्न क्या है प्रश्न में, पंच महाव्रत और त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है बताइए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत, उपनिषद में से कोई नहीं। पंच महाव्रत और त्रिरत्न की बात किसमें की जाती है बताएं। ये हैं, देखिए पंच महाव्रत कौन कौन से होते हैं, पंच महाव्रत कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत और पंच अणुबद्ध ना का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसमें 5 को मानना पड़ता है। पहले पार्श्वनाथ के समय तक 4 था, फिर इसमें महावीर ने एक जोड़ा, एक चतुर्याम था। पहले क्या था,
चतुर्याम था, फिर महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा, पंच महाव्रत हो गया जो भिक्षुओं के लिए था। लेकिन जो गृहस्थ थे उनका भी प्रावधान था, उनके लिए था पंच अणुव्रत, और इसमें ब्रह्मचर्य पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। इसके बाद त्रिरत्न की अवधारणा है जैन धर्म में, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। डीजे से समझ गए किसमें है? जैन धर्म में। ऑप्शन बी, जितने लोगों ने लगाया है उनका पूरी तरह से सही है उत्तर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 है, बोधि प्राप्ति करने से पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? अलार कालम, रुद्रक रामपुत्र, मक्खल गोसाल, निगंठनाथ पुत्र। बताइए किसके पास गए थे ज्ञान प्राप्ति से पहले? यह प्रश्न पूछ रहा है। जब ज्ञान प्राप्ति के लिए वो वैशाली गए तो इनकी मुलाकात अलार कालाम से हुई। ये सांख्य दर्शन के विद्वान थे, इनसे संतुष्ट नहीं हुए, तब जब राजगृह गए तो इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुई। रुद्रक रामपुत्र से हुई। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो उनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं, कौंडिन्य वगैरह ना, जो बाद में छोड़ के चले जाते हैं। फिर उनको प्रथम जो है धर्मचक्र परिवर्तन जो करते हैं, तो इसका मतलब अलार कालाम और रुद्रक रामपुत्र। ऑप्शन जिसमें 1 और 2, ऑप्शन डी में है 1 और 2। ऑप्शन डी क्या है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। किस पर आधारित है? ललित बिस्तर, दिव्यावधान, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, किस पर है? एडविन अर्नाल्ड, ये ललित बिस्तर पर है, ये बुद्ध की जीवनी है। ललित बिस्तर क्या है? संस्कृत का ग्रंथ है, बुद्ध की इसका जीवन चरित्र है, जीवन चरित्र है जिसको हरिभद्र ने लिखा है। किसने लिखा है? हरिभद्र ने। इसी को जब द लाइट ऑफ एशिया लिखते हैं तो इसी का सहारा जो है अर्नाल्ड महोदय लेते हैं। समझ गए? उत्तर इसमें सही है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य हुई संधि के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? बताएं। वही है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 या दोनों गलत हैं। स्टेब्रो के अनुसार सेल्यूकस ने वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप चंद्रगुप्त को अराकोसिया माने कंधार, पेरोपनिसडाई माने काबुल, एरिया माने हेरात और जेड्रोसिया माने मकरान तट प्राप्त हुआ। क्लियर? सही है गलत है? ये बात स्टेब्रो बताता है। सेल्यूकस की पुत्री से विवाह हुआ था जिसका क्या नाम था? हेलेना। परीक्षा में पूछता भी है, हेलेना पता हो। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को उपहार में 500 हाथी दिए और मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। प्रथम राजदूत है जो भारत में आया है। समझ गए? तो इसलिए ए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 में चलिए। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में मिलता है। किसमें मिलता है? अशोक के शिलालेख में मिलता है, कि पुराण में मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलता है। किसमें मिलता है? कि भारत में 7 जातियां थी, 7 जातियां थी, जिसमें से दार्शनिक और कौन था? कृषक और कौन था? शिकारी और कौन था?
पशुपालक, दार्शनिक, कृषक, शिकारी, पशुपालक, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी। व्यापारी, योद्धा, योद्धा, शिल्पी। समझ गए? तो इन 7 जातियों का उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में किया। अब तक उत्तर आ गया होगा, पुराना क्वेश्चन है, परीक्षाओं में तो पूछा ही जाता रहता है। समझ रहे हैं? ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 आइए। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। किसके लिए किया? आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए। क्योंकि धर्म को तो अपासिन्वे बहु कहने, दया दाने, सचे सोचिए, माधव साधवेचा तो बताता है, साथ में क्या क्या करना है? अनरम मोह प्राणी नाम, अभिहिंसा, भूता नाम, मातर पितर, सुस्ता, स्थिर सुस्ता, इन सब की बातें जब करता है। दूसरा उसका उद्देश्य भी होता है कि वो नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो। तो ऑप्शन डी इसका सही है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन तमिल व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ उपलब्ध है? बताइए, तमिल व्याकरण का प्राचीनतम इसमें कौन? उत्तर तो गई नालडियार, तोल्कापियम, उत्तरकांडम। कौन सा है इसमें? जल्दी से मारिए। तोल्कापियर का ना, तोल्कापियर ने इसकी रचना की। तोल्कापियम की जो व्याकरण और काव्यादर्श का, व्याकरण का है और काव्य का ना ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की है? तोल्कापियर महोदय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यवनों का साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण वर्णित है किसमें है? युग पुराण और महाभाष्य में, केवल महाभाष्य में, मिलिंद पन्हों में, मंजुश्री मूलकल्प में। 4 विकल्प दिए हैं, बताइए किसमें है? यवनों का साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण गार्गी संहिता में है ना, गार्गी संहिता में है। और गार्गी संहिता का एक अध्याय है युग पुराण। क्या है? युग पुराण। इसी युग पुराण में और साथ में पतंजलि के महाभाष्य, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर जो महाभाष्य लिखा था, उसमें व्याकरण के उदाहरण में ये बताते हैं कि यवनों ने जो साकेत पर आक्रमण किया। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन एम देखिए, दोनों है, युग पुराण भी दिया गया है और महाभाष्य भी दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, चोल शासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था? सभी भूस्वामियों पात्रता, पद परिवर्तन, लॉटरी द्वारा चयन, उम्मीदवारों को मैंने नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए कैसे किया जाता था चोल में? सभी भूस्वामियों पात्रता के लिए भूमि होना चाहिए, ये निश्चित किया गया था। पद परिवर्तन होता था ना, प्रत्येक 3 साल में बदल दिए जाते थे उनको, फिर अगली बार उनको जो है चुनाव में प्रतिभाग करने का मौका नहीं दिया जाता था। लॉटरी द्वारा चयन होता था, बच्चे से कहा जाता था एक पत्र उठाइए। उम्मीदवारों को मनोनयन नहीं होता था, 1 2 3 जिसमें होगा देख लीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 2 3 किसमें है? ऑप्शन सी में है, तो सी वाला इसका उत्तर सही है। क्वेश्चन 32 है, किसने कहा चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया? बताइए, सरल क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्रश्न है ये। क्या प्रश्न है? चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया। किसने कहा? कर्नल टॉड, फर्ग्यूसन, सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन। कौन इसमें? फर्ग्यूसन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में है? अगर ये पूछता अरबों की विजय का
अरबों की विजय का वर्णन किसमें है? मुस्लिम विजय का वर्णन किसमें है? तो चचनामा उत्तर होता। लेकिन ये कह रहा गोरी की भारत विजय तथा नवस्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण तबकात नासिरी में है। ऑप्शन सी है। ये किसकी रचना है बताइए? अब तो आपको 17 तारीख को एग्जाम है, अभी सोचना पड़ रहा है? नहीं सोचना पड़ रहा है। मिनहाजुद्दीन सिराज की है। मिनहाजुद्दीन सिराज। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महमूद गजनबी के चांदी के सिक्कों पर संस्कृत में कलमा लिखा तथा देवनागरी लिपि में अव्यक्तम मोहम्मद अवतरह उत्कीर्ण है। सही गलत? ये सही है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर हिंदी देवी लक्ष्मी की आकृति का अंकन तथा मोहम्मद बिन साम उत्कीर्ण है। ये भी सही है। जो सिक्के पर मोहम्मद गोरी नहीं लिखा है, क्या लिखा है? मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है, यही उसके सिक्के पर उत्कीर्ण है। समझ रहे हैं? नीचे देख कूट की सहायता सही उत्तर तो मिल गया ना, सी वाला, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, पहला सुल्तान जिसने उदार निरंकुशवाद की नीति अपनाई और विचार रखा कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। पहला सुल्तान उदार निरंकुशवाद की नीति अपनाई और बताया कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक अपनी इच्छा के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन क्या है? बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा इसमें बताइए? सही इसमें ऑप्शन बी होगा, जलालुद्दीन खिलजी, जिसने कहा था कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी मुस्लिम राज्य नहीं था। एक इसका एक प्रसिद्ध कथन है। 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बलबन ने संजर को अपना पद प्रदर्शक घोषित किया। बलबन ने अपने को अफरासियाब का वंशज बताया था। अफरासियाब का ना, बलबन को जिले इलाही निवायत खुदाई ना, और उसका जो राजत्व सिद्धांत है किस पर आधारित है? ईरान के ससानी वंश पर है, जिसमें अर्धदैवी राजत्व क्या मानता है? अर्धदैवी मानता है ना। तो संजर जो है इस्लाम के जो पथ प्रदर्शक हैं, इस्लाम के विजेता हैं, उनको हम घोषित किया है। सही बात है। सिजदा और पैबोस जैसी गैर इस्लामिक परंपराओं को सर्वप्रथम प्रारंभ किया। सर्वप्रथम था, हाँ। और सर्वप्रथम ईरानी त्योहार नवरोज, जो 9 दिन का त्योहार होगा, उसको मनाया। उसका रक्त की शुद्धता और कुलीनता में विश्वास नहीं था। सही है। रक्त की शुद्धता और कुलीनता में तो उससे ज्यादा कोई विश्वास ही नहीं करता था। समझ रहे हैं? इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1 2 3 किस में है? देखिए ऑप्शन सी में है। 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मंगोलों के प्रति रक्त एवं युद्ध पर आधारित अग्रगामी नीति का अनुसरण किस सुल्तान ने किया? ब्लड ऑन बैटिल, ब्लड एंड वार है, और फॉरवर्ड पॉलिसी किसने अपनाई? उसी सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनाई जिसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। सीरी का दुर्ग बनवाया था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 6 बार मंगोल आक्रमण हुआ था। और उसने जो है क्या किया? ब्लड एंड वार की पॉलिसी अपनाई और अग्रगामी नीति अपनाई। ऑप्शन बी में वह व्यक्ति है। कौन सा सुल्तान है? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूफी संत सालार मसूद गाजी बहराइच में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान, इसको ध्यान रखिएगा। मसूद गाजी की जो बहराइच में मजार है, मोइनुद्दीन चिश्ती की जो अजमेर में मजार है, पहली बार कौन सुल्तान गया था बताइए? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। कौन गया था इसमें से? इसमें ऑप्शन सी है, मोहम्मद बिन तुगलक गया था। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया।
प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। सही बात है। कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी की जाती थी, जागीरों द्वारा नहीं। इवन जिनको जागीर भी दी जाती थी, समझ रहे हैं, तो उनके जागीर में केंद्र जो है एक धन को कलेक्ट करने वाला नियुक्त करते था। वह जो है राजस्व का कलेक्शन करता था और जो निर्धारित वेतन होता था मनसबदार को देता था, से जो फवाजिल बचता था वो खजाने में जमा करता था। दोनों सही हैं, व्याख्या भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ना। शाहजहां ने झरोखा दर्शन और तुलादान की प्रथा समाप्त कर दी और उपरोक्त में से कथन सही नहीं है। नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से सही कौन सा नहीं है ये बताना है। शाहजहां ने झरोखा दर्शन तुलादान औरंगजेब ने खत्म किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था, तो इसलिए ये गलत है, ये सही नहीं है। शाहजहां ने शांतिदास, जो कि अहमदाबाद का प्रमुख जौहरी एवं साहूकार था, जैन मुनियों के विश्राम स्थल का निर्माण करने हेतु भूमि देने से इनकार कर दिया। इसने शांतिदास ने इनकार नहीं किया था, दिया था, भूमि दी थी, दिया था, इसलिए भी गलत है वक्तव्य। शाहजहां ने कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य वैवाहिक संबंधों को रोक लगा दी थी, बात सही है। शाहजहां ने धर्मवेत्ताओं को सिजदा न करने की छूट दी। धर्मवेत्ताओं और विद्वानों को पहले सिजदा करने की छूट दी, बाद में फिर सिजदा को खत्म ही कर दिया था। समझ रहे हैं? ये दोनों सही हैं। गलत कौन है? एक और दो। समझ लीजिए, यहां फंसा रहा है, कह रहा है सही कौन सा नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए में एक और दो है, यही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने 1579 में महजर का प्रारूप तैयार किया था ना? दीन इलाही के विकास का जो चरण चला है उसमें उसने क्या किया? अकबर ने जो है महजर की घोषणा की थी ना, और महजर के माध्यम से उसने उलेमा को हाशिए पर लाया था और ये बताया था कि कोई भी है समस्या है, कोई भी व्याख्या है, वह कौन करेगा? बादशाह करेगा। और किस आधार पर करेगा? राज्य के हित को ध्यान में रखकर करेगा। तो इस महजर का जो प्रारूप है इसने तैयार किया था शेख मुबारक और उनके पुत्र फैजी ने। अबुल फजल और फैजी के पिता थे शेख मुबारक, इन्होंने ही इसको तैयार किया था। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक दक्कनी अमीर थे? मराठे वगैरह आ गए थे सबसे ज्यादा किसके समय में? अकबर, जहांगीर, शाहजहां। कौन से उत्तर होगा? जल्दी से लगाइए, आगे बढ़ना है ताकि समय बचे। औरंगजेब। समझ गए? विजयनगर के हम्पी में कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए मंदिरों के नाम हैं वरदराज मंदिर, पार्वती मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजार रामा स्वामी मंदिर, एक बरनाथ मंदिर। सुमेलित उत्तर समूह को चुनिए। 2, 4, 5, 1, 3, 6, 3, 4, 5 कौन है? कृष्णदेव राय ना, अमुक्तमाल्य जो लिखा था उन्होंने कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, विट्ठलनाथ मंदिर बनवाया था, हजार रामास्वामी मंदिर बनवाया था। 3, 4, 5 किसमें है? देखिए ऑप्शन सी क्या है? 3, 4, 5 यह उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है। शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी की सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे, बताइए। हाँ, महत्वपूर्ण घटक थे। उन्होंने 250 से अधिक किले बनवाए थे। विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था। हाँ, 3 व्यक्ति पर था। उसमें से एक ब्राह्मण होते थे, एक मराठा होते थे, एक कुणबी होते थे। इनको प्रशासन दिया जाता था। ब्राह्मण को, मराठा और कुणबी को सैन्य एवं राजस्व व्यवस्था। इसका मतलब दोनों इसमें सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। समझ गए?
क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित कौन सी पुस्तक फारसी में लिखी गई है? हस्त बिहस्त, बाबरनामा, किताबुल हिंद, रेहला। बताइए रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की ना। किस भाषा में है? अरबी में है। समझ में? रेहला किसकी है? इब्न बतूता की है, अरबी में है। किताबुल हिंद किसकी है? किताबुल हिंद किसकी है? तहकीकात हिंद जिसको कहते हैं, अलबरूनी की है। किसमें है? अरबी में है। बाबरनामा, तुजुक बाबरी, वाकियात बाबरी, जो भी नाम इसको आप समझ सकें, ये किसमें है? तुर्की में है। हस्त बिहस्त क्या है? मसनवी है। किसकी है? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की किसमें है? फारसी में। किसमें लिखी? फारसी में। तो कौन सा मिल गया? हस्त बिहस्त। ऑप्शन ए इसका सही है। जिन लोगों ने लगाए हैं निश्चित रूप से अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। चलिए, ये सूची फर्स्ट और सेकंड दिया गया है, जिसमें ये दिए गए हैं सूफी संत दिए गए हैं सूचियों में, और किस सिलसिले से संबंधित है? बहुद्दीन जकारिया किससे हैं? सुहरावर्दी से। सैयद मोहम्मद जिलानी किससे हैं? कादरी से हैं। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती से हैं। मोहम्मद गौस सत्तारी से हैं। तो उत्तर क्या होगा? 2 3 1 4। 2 3 1 4 है। ऑप्शन बी है ना, 2 3 1 4। समय नहीं लगाना है आपको, जल्दी से करना है। 47 है, संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्य सिकंदरी का विषय था? ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, संगीत, दर्शन। क्या था बताइए? तिब्य सिकंदरी। तिब्य सिकंदरी का विषय क्या था? देखिए, सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे मियां भुआ। मियां भुआ, इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा। मदान ए सिफा। क्या लिखा? मदान ए सिफा। इसी को तिब्ब अ सिकंदरी भी कहते हैं। तिब्ब ए सिकंदरी किस पर ग्रंथ है? चिकित्सा शास्त्र पर। इसमें विकल्प क्या है? आयुर्विज्ञान पर। तो ऑप्शन बी जिन लोगों ने लगाया है आयुर्विज्ञान, उनका उत्तर सही है। आइए, चरखे और राहट 48 में। आइए, राहट सर्वप्रथम वर्णन क्रमशः निम्न में से किसका हुआ है? मतलब किसमें चरखे का सबसे पहले वर्णन हुआ है और सबसे पहले राहट का किसमें हुआ है? मिरात सिकंदरी, खजानुल फुजूल, तारीख फिरोज शाही, किताबुल हिंद, फुतूह सलातीन, बाबरनामा, किताबुल हिंद, अकबरनामा। बताइए। फुतुहात सलातीन किसकी रचना है? इसामी की। इसमें सबसे पहले ईरानियन व्हील चरखे का, राहट का बाबरनामा, किसकी रचना है? बाबर की ना। इन दोनों हुआ है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने टिक किया है उनका उत्तर पूर्णतः सही है। 49 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा? इन्होंने कहा कि सेफ्टी वॉल। किसने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया है उस सेफ्टी वॉल के सिद्धांत पर किया गया है? जिस तरह से सेफ्टी वॉल कुकर के अंदर भरी हुई गैस को निकालने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, उसी तरह से भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति जो आक्रोश है उस आक्रोश को समाप्त निकालने के लिए कांग्रेस का गठन किया गया है। ये बात कहा था अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने। समझ आए? ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट RSRA की स्थापना
से संबद्ध नहीं है कह रहा है ना। हुआ क्या था, जब 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनी थी, उसके बाद 1925 में काकोरी कांड हुआ, लगभग सब लोग जेल भेज दिए गए या फांसी पर चढ़ा दिए गए। तो फिर 1928 में चंद्रशेखर के नेतृत्व में ये लोग मिले दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, जो आज क्रिकेट का ग्राउंड है, फिरोज शाह कोटला में, वहां पर जो है गठन हुआ किसका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में। इसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर थे, सुखदेव थे, लाला हरदयाल नहीं थे। लाला हरदयाल किससे संबंधित थे, 1913 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहां पर, सैन फ्रांसिस्को। तो एक किससे संबंधित है, गदर पार्टी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट है कि वो जो है उसमें नहीं थे। शिव कुमार बोहरा और भगवती चरण बहुत से लोग थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आगरा की स्थापना, तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का पतन, खलीफा मानपत्र। बताइए कब दिया गया था, बगदाद के खलीफा ने मानपत्र दिया था, इसलिए वैधानिक सुल्तान माने जाते हैं। एमबीटी ने 1330 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तांबे की मुद्रा चलाई थी ना चांदी के मुद्रा के स्थान पर। 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। आगरा का स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। इसका मतलब क्या हुआ, 4321 4321 ना, ऑप्शन डी देखिए 4321। आइए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना। अकबर का मकबरा, रबियत दौरानी का मकबरा, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा। बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। अकबर का मकबरा और एतमादुद्दौला का मकबरा। चले, एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया किसने था, नूरजहां ने। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता और कौन सी जो आपको परीक्षा में पूछता है, पच्चीकारी का, पूर्णतः संगमरमर से निर्मित और पच्चीकारी का पहला उदाहरण है। पच्चीकारी माने पित्रादुरा, ये हो गया। खाने जहां तेलंगानी फिरोज शाह तुगलक के वजीर थे, इनकी कब्र है। ठीक, रबियत दौरानी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी थे, औरंगाबाद में इनका मकबरा बना है, जिसको द्वितीय ताज कहते हैं ना। द्वितीय ताज, दक्षिण का ताज, काला ताज, ताजमहल की फुहड़ नकल, ये सब नामों से जाना जाता है। अकबर का मकबरा कब बना था, जहांगीर के समय में। ठीक, इसमें देखिए फिरोज शाह तुगलक से जुड़ा हुआ है खाने जहां का, सबसे पहले हो गया। अब दो हैं जो किसके समय के हैं, जहांगीर के समय में। तो जहांगीर के समय सबसे पहले जो बना था अकबर का मकबरा बना था, उसके बाद एतमादुद्दौला का बना है, फिर रबियत दौरानी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। 2 है, 3142 3142 किसमें है, ऑप्शन बी देखिए 3142 है ना इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा कारण है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया, सही बात है। वह उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, वह नहीं चाहता था उत्तरी भारत में राज्य का विस्तार। हर्ष जो है दक्षिणी में विस्तार कर रहे थे, और जब वल्लभी पर आक्रमण किया तो उसके बाद नर्मदा नदी ना दोनों की सीमा बनी और इस कारण से युद्ध हुआ। इसलिए ये सही है
आर इसमें गलत है, तो ए सही है आर गलत है, तो ऑप्शन सी है ना, ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पाल शासक रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्त रामचरित किसने लिखा है? सोमप्रभाचार्य ने, सांध्यकर नंदी ने, हेमचंद्र ने, पद्मगुप्त ने, किसने लिखा है? रामचरित पूछता है। जो पाल शासक रामपाल है, सांध्यकर नंदी, इसने स्वयं को कहा है कलयुग का वाल्मीकि, अपने आप को। समझ रहे हैं? आगे बढ़े। 55 है, चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त वंश का पहला राजा जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, वह गुप्त वंश का संस्थापक। बताइए इसमें क्या होगा? दोनों सही हैं कि एक सही है, या कि दूसरा सही है कि दोनों गलत हैं? ये प्रश्न पूछता है कि महाराजा धीराज की उपाधि गुप्त वंश में सबसे पहले किसने लिया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है ना, श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक हुए हैं, तब जाकर चंद्रगुप्त प्रथम हुए हैं, तो इसलिए एक सही है, केवल एक सही है इसमें ना, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 है, दो सूची दी गई है, आउटपुट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। प्रयाग प्रशस्त बिलसद भीतरी मेहरौली ना, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है, हरिसेन ने। बिलसद कुमारगुप्त प्रथम का है। भीतरी स्कंदगुप्त का हूणों और पुष्यमित्रों के आक्रमण की बात बताता है। मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का है, जो दिल्ली में है, फेमस है। प्रयाग प्रशस्त माने 3, बिलसद 1, भीतरी 4, मेहरौली 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 देखिए किसमें है? ऑप्शन सी में है, तो सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 57, बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ ना? एक था तो बंग भंग था, बंग भंग हुआ था 1905 में, स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ उसके बाद हुआ। फिर बंग भंग कब हुआ, मतलब समाप्त कब किया गया? समाप्त किया गया 1911 में, और किसके समय में? हार्डिंग लुट्टी थे, हार्डिंग सेकंड थे उस समय, वायसराय थे। इसकी समाप्ति के लिए जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। समझ रहे हैं? तो इसलिए ऑप्शन सी इसमें है 1911। कोई समस्या? क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया था। मैकाले, लॉर्ड हार्डिंग ने, चार्ल्स मेटकाफ ने, चार्ल्स विलियम बेंटिंग ने। 1799 में बेलेजली ने एक्ट बनाया था, जिसमें प्री लाइसेंसिंग इन सब की व्यवस्था की थी। फिर बाद में जब कार्यवाहक आए थे गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ, इन्होंने इस एक्ट को समाप्त किया था। ऑप्शन सी सही है। इसीलिए इनको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। समझ गए? एक तो ये पूछ सकता है, दूसरा ये भी प्रश्न इसमें बन सकता है। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। 59 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था। देखिए पानीपत के तीनों युद्ध को आप अच्छे से करके जाइएगा किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। इब्राहिम खान, गारदी, नजीमुद्दीन। तो 14 जनवरी ना 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था। उसमें जो है नेतृत्व कर रहे थे विश्वास राव, और सेनापति थे सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाऊ। और जो तोपखाना देख रहा था, तोपखाना,
एक मुसलमान देख रहा था इब्राहिम खां गारदी, और ये मराठों के लिए बहुत विनाशक युद्ध था। इसमें मुसलमान सेनानायक था इब्राहिम खां गारदी मारा गया था, इसलिए ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट है। 1765 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध किसने भाग नहीं लिया? नहीं कह रहा है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या बरार, किसने नहीं लिया था? बरार क्या हुआ था? फरार हो गया था। इसे याद रखना है। राजस्थान तालीकोटा के युद्ध हुआ था जो विजयनगर, उसमें बरार ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन डी है। इस तरह से हम लोगों ने आज क्या किया, 7वां और अंतिम मॉडल पेपर कर लिया है। अब आप लोग क्या करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्यक्तिगत नंबर पर 92 78 38 19 पर ना, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो अब आपकी परीक्षा जो है 17 जनवरी को हो जाएगी। एडमिट कार्ड सबके आ गए हैं, सेंटर सबको पता चल गए हैं। अब इससे पहले एलटी ग्रेड टीजीटी पर एक और क्लास होगी, 15 से 20 मिनट की होगी, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी। जो सावधानियां बरतनी है, जिन चीजों पर ध्यान रखना है, उन सब पर बात हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।